अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी सियासत में मुड़ा एक ड्रामाई मोड़, तफसीलात आज के शो में। और पाकिस्तान में सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किसकी जिम्मेदारी है, इस मौजू पर हम बात करेंगे अपने आज के मेहमान से। व्यू 360 में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। फैशन जो पार कर रहा है सरहदें। पाकिस्तान से ये सीरियल आए और लड़कियां भी खूबसूरत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो जाहिर है सब चाहते हैं कि हम भी इसको पहने। नन्हे ज़हनों के लिए साइंस की किताबों की अहमियत। In the Great Green Lab, there was a laser. और व्हाइट हाउस में किया भूतों ने बसेरा। Abraham Lincoln's wife, Mary Todd Lincoln, had actually seen ghosts in the White House during the Civil War. शुरू करते हैं वाशिंगटन से। अमेरिका में गुज़िश्ता साल क्या उस वक्त के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम ने रूस से कोई मदद ली या नहीं, इस बारे में जारी तहकीकात ने कल ड्रामाई मोड़ लिया, जब ट्रंप कैंपेन के साबिक मैनेजर पॉल मैनाफोर्ट और उनके एक साथी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मुंसलिक एक तीसरा शख्स ये तस्लीम कर चुका है कि उसके रूसी एहलकारों से राब्ते थे और उसने FBI के तफ्तीशकारों से ये बात पहले छुपाई थी। नदीम याकूब इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। नदीम, सवाल तो ये है कि क्या ट्रंप कैंपेन ने पिछले साल के इंतखाबात में रूस से कोई मदद ली थी या नहीं, ये पेशरफ्त उसके बारे में क्या बताती है? सारा जो मालूमात अभी तक सामने आई हैं उनसे तो ये पता नहीं चलता कि रूस के साथ कोई साजबाज हुई थी या नहीं। अभी तो इन अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो फ़र्द जुर्म आयद की गई है, अब मुकदमा चलेगा। पॉल मैनाफर्ट और उनके जो साथी हैं रिक गेट्स, वो घरों में नज़रबंद हैं और ट्रायल के दौरान पता चलेगा कि इन लोगों के जो रवाबित थे रूसी हुकाम के साथ, उनकी नौइयत क्या थी। वाशिंगटन में जो सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात है वो जॉर्ज पापाडोपुलोस का वादा मुआफ़ गवाह बनना है। अभी तक जो मालूमात स्पेशल काउंसिल की जानिब से रिलीज़ की गई हैं उनमें उन ईमेल्स का भी जिक्र है जिसमें जॉर्ज रूस के साथ जो हुकाम के साथ रवाबित हैं उनके बारे में इंतखाबी मुहिम के ओहदेदारों को बता रहे हैं। जो स्पेशल काउंसिल हैं रॉबर्ट मलर, वो इस बात की छानबीन भी कर रहे हैं कि गुज़श्ता साल जून में जो ट्रंप टावर में एक मुलाकात हुई जिसमें ट्रंप के करीबी साथी और रूसी अफराद शामिल थे और जिनमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो साहबजादे हैं सदर ट्रंप के, वो भी मौजूद थे, तो उसके बारे में भी वो छानबीन कर रहे हैं। ये जो ताज़ा डेवलपमेंट है इसके बारे में हमने एक पैकेज तरतीब दिया, आइए पहले वो देखते हैं। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफर्ट और उनके करीबी साथी रिक गेट्स ने पीर के रोज़ वाशिंगटन में अपने आप को FBI के हवाले किया और फिर बाद में एक वफाकी अदालत में सेहते जुर्म से इनकार किया। इससे पहले दोनों अशखास पर टैक्स चोरी, साजिश करने, झूठे बयान देने, यूक्रेन के लिए लॉबिंग करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग करने के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई है। स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मलर ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके एक मुशीर जॉर्ज पापाडोपुलोस चंद हफ्ते कबल इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने रूसी हुक्काम के साथ अपने राब्तों से मुताल्लिक FBI के साथ गलत बयानी से काम लिया था। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स हकबी ने जॉर्ज को इंतखाबी मुहिम का एक गैर अहम रजाकार करार दिया। उनका बहुत ही महदूद किरदार था, उनकी पोजीशन रजाकार की थी। मैं दोबारा कहूंगी कि इस सिलसिले में उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाने वाली टीम की जानिब से बाकायदा तौर पर कोई काम नहीं किया था। सदर ट्रंप ने इन खबरों के जवाब में अपनी एक ट्वीट पर बाकायदा ऐलान किया कि कोई गठजोड़ नहीं हुई। सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक चेयरमैन पॉल मैनाफर्ट को गुज़श्ता साल अगस्त में उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया था। उनके वकील ने अदालत के बाहर सहाफियों से बात करते हुए कहा, ऐसे कोई शवाहिद नहीं है जिनसे साबित हो कि मैनाफर्ट या ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के अहदेदारों ने रूसी हुकूमत के साथ साजबाज की थी। ये पहली फर्द जुर्म है जो स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मलर की जानिब से आयद की गई है, जिन्हें इस साल मई में ट्रंप के साथियों और उनके रूस के दरमियान साजबाज के बारे में तहकीकात के लिए स्पेशल काउंसिल मुकर्रर किया गया था। वॉइस ऑफ अमेरिका से मुंसलिक कानूनी माहिर ग्रेटा वैन सेस्टरन का कहना है कि पापाडोपुलोस का इकबाल जुर्म एक अहम पेशरफ्त है। ये सिलसिला ट्रंप की इंतखाबी मुहिम से मिलता है। हमें ये मालूम नहीं कि इस सिलसिले में कहीं किसी जुर्म का पहलू है या नहीं, मगर ये पहली दफा है कि हम देख रहे हैं कि एक तरह से बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी मुहिम में शामिल एक शख्स का इस मामले से ताल्लुक जोड़ा गया है।
महकमा इंसाफ ने रॉबर्ट मुलर को उस वक्त स्पेशल काउंसिल मुकर्रर किया था जब सदर ट्रंप ने FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी को उनके ओहदे से बरतरफ किया था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि स्पेशल काउंसिल की जो तहकीकात हैं उनके अलावा कांग्रेस में भी इसी हवाले से तहकीकात जारी हैं और अपनी पेशियों के दौरान जेम्स कोमी कांग्रेस के जो इंटेलिजेंस कमेटीज़ हैं उनको बता चुके हैं कि सदर ने उन्हें इसलिए बरतरफ किया क्योंकि वो रूस के साथ जो साजबाज का मामला है उसमें तहकीकात कर रहे थे और इस तरह उनका ये इक़दाम जो है वो इंसाफ की राह में रुकावट बना। यहाँ पर सियासी मुबसरीन का कहना है कि इन अफराद पर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है ये सारे प्रोसेस उन तहकीकात का अभी पहला कदम है और इसमें अभी और बहुत सी डेवलपमेंट्स होना बाकी हैं। जी सारा। और अब देखना यह है कि जो स्पेशल काउंसिल हैं रॉबर्ट मुलर वो इन दो अफराद से पॉल मैनाफोर्ट और रिक गेट से किस हद तक ताउन हासिल कर पाते हैं। नदीम, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपडेट। और अब पाकिस्तान। गुज़िश्ता हफ्ते बलूचिस्तान में अस्करियत पसंद तंजीमों की जानिब से वॉइस ऑफ अमेरिका समेत नशरियाती इदारों और अखबारात को धमकी दी गई कि अगर उन तंजीमों का मौक़िफ़ मनोअन ना पेश किया गया तो इदारों को सख्त नताइज का सामना हो सकता है। अखबारात की तरसील रोकने के लिए तुर्बत में न्यूज़ एजेंसी के दफ्तर और हब के प्रेस क्लब में दस्ती बम हमले भी किए गए जिनमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए। इसके अलावा अखबारात ले जाने वाली एक गाड़ी पर भी हमला किया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अखबारात की तरसील तो दोबारा शुरू हो गई है लेकिन सहाफ़ियों और आज़ादी सहाफ़त को दरपेश ख़तरात मज़ीद उभर कर सामने आए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शटर बंद, दरवाज़ों पर ताले और तरसील ना हो सकने वाले अखबारात, ये मनाजिर उन ख़तरात का सबूत हैं जिनका सामना बलूचिस्तान में सहाफ़ियों और सहाफ़त से मुंसलिक अफराद को है। पम्फलेट के ज़रिए अखबारात के सहाफ़ियों को प्रेस क्लब, एडिटर कौंसल और अखबार फरोशों को थ्रेट दिया जिसके बिना पर मजबूरन हमारे वर्कर घरों से नहीं निकले, प्रेस के भी, अखबार फरोश भी सारे, और मजबूरन हम तकरीबन 3 दिन हम अखबारात न उठा सके। न्यूज़पेपर होलसेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मीर अहमद कहते हैं कि इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से हिफाजत की यकीन दहानी के बाद अखबारात की तरसील का काम मामूल के मुताबिक शुरू हो चुका है। मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। बलूचिस्तान में सहाफ़ी, अखबारात और नशरियाती इदारों के लिए ये सूरत हाल नई नहीं। एक जानिब जहाँ अस्करियत पसंद तंजीमें उन्हें अपना मौक़िफ़ नुमाया अंदाज में शाया करने के लिए दबाव डालती हैं तो दूसरी जानिब यहाँ हुकूमत की बादशाही है, हुक्मरानी है, हुकूमत जो कहती है हम लोग करते हैं, मालिकान इसके बाहर जा नहीं सकते। अब कोई बाहर से जाके धमकी दे देता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये उसकी लायल भी है कि जी इधर जो है अखबारात मजबूर हैं, ज़्यादा मजबूर हो जाएंगे बंद कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हुकूमत का रवैया बहुत ज़्यादा सख्त है। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान अनवारुल हक काकड़ ने टेलीफोन पर बात करते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ऐसी धमकियों से अस्करियत पसंदों का मकसद ये तासुर देना है कि सूबे में हुकूमत की रिट कमज़ोर है और ये कि सहाफ़त से मुंसलिक बाज़ इदारों के अपनी सलामती के हवाले से खदशात बेबुनियाद हैं। अब अगर हम ये कोई शख्स ये फैसला या कोई इदारा ये फैसला करे कि वो उनके जहन में कोई इमेजिनरी खौफ है और उस खौफ को दूर करने का तरीका सूबाई हुकूमत के पास कौन सा टूल है जो इंश्योर हो सकते हैं एक्सटर्नल फिजिकल सिक्योर करने के अमल, वो हम कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह हम लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। लेकिन हुकूमती यकीन दहानियों और अखबारात की तरसील शुरू होने के बावजूद सहाफ़ियों को लाहिक खतरात और शहरियों की इत्तलात तक रसाई की राह में रुकावटें अब भी बरकरार हैं। तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों और सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ किसकी ज़िम्मेदारी है, इस मौके पर इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के एशिया प्रोग्राम डायरेक्टर स्टीवन बटलर। Stephen, welcome to View 360. Thank you. So we saw what happened in Balochistan recently between the militant groups and journalists. In a situation where the state has declared certain element as anti-state actors, what responsibility do journalists have towards giving their point of view? The point of view of these militant organizations? Well, I think the responsibility is the same that they would find anywhere, which is to report accurately on what it is these people are doing and what they're saying. So if they publish a statement, is it imperative upon news organizations to publish it as it is? No, absolutely not. But I think it's important that news organizations
reflect accurately what it is these groups are demanding. तो स्टीवन कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि अखबारात और दीगर जो सहाफ़ती इदारे हैं वो दुरुस्त मालूमात अपने पढ़ने वालों को, अपने देखने वालों को दें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अस्करियत पसंद ग्रुप या कोई भी ग्रुप ऐसी स्टेटमेंट अपनी जो रिलीज़ करता है उसको बिल्कुल हर्फ ब हर्फ शाया भी किया जाए. The flip side in Balochistan, as one of the speakers in this report also said, who is related to a newspaper, he said that the government also very strongly controls what we can and cannot say, what we can and cannot publish. What can journalists do in that situation? How can they perform their duties honestly? Well, it may be impossible. Frankly, it's an extremely difficult situation in Balochistan, and many of the main news organizations, for that reason, are refusing to post their own correspondence. And the result is that local correspondents who live in the neighborhoods are under tremendous pressure from all sides, and very often they're not able even to withdraw from reporting, because if they don't report something, they get pressure. सो दोनों तरह से ही सहाफ़ी एक मुश्किल सिचुएशन में है, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में, क्योंकि एक तरफ दबाव की वजह से वो अपने सहाफ़ियों को तैनात नहीं करना चाह रहे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, लेकिन दूसरी जानिब से उन पर प्रेशर भी है कि वो कुछ रिपोर्ट करें. सो व्हाट डू यू सजेस्ट a journalist in Balochistan can do in this situation? Well, I think the government of Pakistan needs to step up and find out who is attacking these journalists and bring them to justice. Impunity, the fact that people attack journalists in Pakistan and do not face justice is a very serious underlying issue. And we have some numbers also on that. So जहाँ तक ये इशू है कि सहाफ़ियों पे हमले होते हैं और हुकूमत को उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए, वो बात अपनी जगह, but there are statistics released by CPJ, और CPJ के मुताबिक 1994 से अब तक पाकिस्तान में कम से कम 82 सहाफ़ी अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान हलाक हुए. इनमें से 22 की हलाकत की कोई वजह भी नहीं मालूम. So since CPJ has been gathering statistics, 82 journalists have been killed in Pakistan, and for 22 of those, there's not even any known motive. In Pakistan, journalists come under fire from both state and non-state actors. They face detention, they face beating. Recently, Ahmed Noorani's case came on the front lines. It was on at the top of all news in print and as well as in broadcast. Who is responsible for protecting journalists? Should it be the organization that they work for? Should it be the government? Who should it be? Well, it has to be a combination. Obviously, the organizations that employ journalists need to step up and take protective measures and provide training, provide safety training. There are also non-government organizations in Pakistan that are stepping in to provide some solutions in this area. But the government several years ago made commitments to CPJ to prosecute those who are responsible for these murders, and we think that responsibility needs to be taken very seriously. So, हुकूमत पाकिस्तान ने CPJ से ये वादा किया था कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो हमले होते हैं और जो दीगर सरगर्मियाँ होती हैं उनकी तफ्तीश की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा उनका कहने में नहीं सामने आया. और दूसरा यह है कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए. उसके अलावा जिन इदारों के लिए सहाफ़ी काम करते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो उनको ये ट्रेनिंग दें जिसके ज़रिए वो अपने आप को महफूज बना सकें. But when a journalist gets pulled aside while he's driving on the road, when he gets abducted, he disappears for a few days or comes back beaten up, an organization cannot really train you how to fight people who have come to kidnap you. Yeah. What kind of relief can journalists be given in these kind of situations? There's no easy answer. I think, but I think you have to look at the fundamentals, which is freedom of the press is vital for Pakistan's political health, for its democracy. More people in the government, more people in the private sector need to stand up and defend journalists. And there needs to be an understanding of the value Yes. that journalism and journalists provide to society. So private sector, public sector, दोनों को ही ये बात समझनी होगी कि journalists क्या add करते हैं, क्या उनकी duties हैं. Last but not the least, I very briefly want to ask you this. When you look at these scenarios that are happening to journalists in Pakistan, what does this say to you about the state of journalism and of democracy in Pakistan? Very briefly. Very briefly, it's extremely fragile. All right. तो बहुत नाजुक सूरत हाल है सहाफ़त की भी और पाकिस्तान की जमहूरियत की भी CPJ के नुमाइंदा की नज़र में. आज के शो में अभी बहुत कुछ बाकी है. हमने वाशिंगटन की सियासत की बात तो की है, पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ हो रहा है और उसे वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है, इससे मुतालिक एक मज़मून हमारी वेबसाइट urduva.com पर इस वक्त बहुत दिलचस्पी ले रहा है लोगों की. आप भी पढ़िए और उसे दूसरों से भी शेयर कीजिए.
पाकिस्तान और भारत का फैशन कनेक्शन भी आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। और क्या व्हाइट हाउस में भूतों ने भी बसेरा किया है, इसका जवाब भी मिलेगा आगे चलकर। पहले नजर डालते हैं अहम बैन अवी खबरों पर हमारे सेगमेंट वर्ल्ड व्यू में। अक़वाम मुत्तहिदा में ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के इदारे के मुताबिक खाना जंगी के बाद शाम में 1 करोड़ 30 लाख अफराद को इमदाद की जरूरत है, जिनमें से तकरीबन निस्फ जदीद बहरान का शिकार हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा और सीरियन अरब रेड क्रिसेंट के इमदाद से लदे दर्जनों ट्रक शदीद बहरान के शिकार मशरकी शहर गोसा में पहुंचे हैं। फिलिपाइन के दारहुकूमत मनीला में हुकूमत की मंशात के खिलाफ जंग में अपने रिश्तेदारों की मुबैना तौर पर माबराए इदालत हलाकतों पर शहरियों ने पुरजोर एहतजाज किया है। फिलिपाइन के सदर की जानिब से मंशात के खिलाफ इस जंग पर एक पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज करने वालों ने हाथों में अपने रिश्तेदारों की तस्वीर उठा रखी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पनाह के दरखास्त गुजारों के लिए पापुआ न्यू गिनी में वाक़े अपने मुतनाज़े डिटेंशन सेंटर को बंद कर दिया है। ताहम मकामी आबादी की तरफ से हमलों से खौफजदा वहाँ मुकीम पनाह गुज़ीनों ने निकलने से इनकार कर दिया है। जनूबी कोरिया में 2018 के विंटर ओलंपिक मुकाबलों के लिए ओलंपिक मशल कोरियन मुंतजमीन के हवाले करने के लिए यूनान के शहर एथेंस में एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाने से उन्हें ज़ुबान, रंगों, शक्ल सूरत और हुरूफ की पहचान होती है, जो उनकी तालीमी ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन बच्चे सिर्फ हल्की फुल्की कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते, उन्हें साइंस की किताबों का मज़ा भी आता है। मज़ीद जानते हैं इस हफ्ते के एजुकेशन सेगमेंट में। एक ज़ाती तजर्बे ने क्रिस फेरी को इन नन्हे मुन्ने पढ़ने वालों के लिए साइंस की किताबें लिखने की तहरीक दी। किताबें ढूंढ रहा था। जब मैंने साइंस सेक्शन का रुख किया तो देखा कि वहाँ छोटे बच्चों के लिए साइंस की कोई किताब नहीं। 10 साल की उम्र तक के बच्चों लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए हैं। किताबें ऐसी जुबान में हैं जिसे वो पर मबनी किताबें ऐसी जुबान में हैं जिसे वो समझ सकते हैं। हमें साइंस के लिए रग़बत। फिजिस्ट का कहना है कि इनका मकसद छोटे बच्चों में साइंस के लिए रग़बत पैदा करना है। In the Great Green Lab, there was a laser. क्रिस फेरी का कहना है कि जिंदगी में जितना जल्द मुमकिन हो बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतारिफ कराया जाना चाहिए। में पाए जाने वाले जानवरों या दूसरे मज़ामीन के मुकाबले में टेक्नोलॉजी के किसी पीस के करीब होने के ज्यादा इम्कान होता है, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए ज्यादा आसानी से समझ आने वाली है। इब्तिदाई तालीम में साइंस के किरदार पर तहकीक करने वाली क्रिस्टीन प्रिस्टन का कहना है कि ये सच है। लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि छोटे बच्चे चीजों को वैसे ही समझते हैं जैसे वो उन्हें समझाई जाती हैं, इसलिए उन्हें मुआशरे के तमाम पहलुओं से मुतारिफ कराना जरूरी है। क्रिस फेरी को उम्मीद है कि उनकी किताबें न सिर्फ बच्चों को साइंस से मुतारिफ कराएंगी बल्कि उन्हें साइंसदान बनने के लिए भी तहरीक देंगी। फाइजल मिस्री की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। सरहदों की बंदिश भी फैशन की परवाज़ को रोक नहीं सकती। अब प्लाजोस को ही लीजिए। पाकिस्तान में मकबूल होने वाली प्लाजो पैंट्स भारत में भी बहुत शौक से पहनी जा रही हैं। वजह जानने की कोशिश की है दिल्ली में हमारी साथी रितुल जोशी ने। कुछ तो बात है इस लिबास में कि भारत में हर फैशन पसंद खातून इस पर यूं फिदा है। तकरीबन 3 साल पहले तक यहाँ बहुत कम लोग इन ढीले ढाले प्लाजो से वाकिफ थे। जाने पहचाने फिल्म मेकर और फैशन डिजाइनर मुजफ्फर अली कहते हैं कि प्लाजोस तो एक खालिस हिंदुस्तानी लिबास है। शुरू से ये राइज है। ये जो चौड़ा पैजामा है लखनऊ में, अवध में हमेशा से इसको इस्तेमाल किया जाता है। मर्द भी पहनते थे, औरतें भी पहनती। उसको इज़ार कहते थे और वो भी बहुत ही स्टाइलिश, ट्रेंडी, लेसेस, गोटा, कढ़ाई उससे बनता था। मुजफ्फर की फिल्म उमराव जान में भी जब यंग रेखा है तो वो चौड़ा पैजामा पहनती है। भारत में प्लाजोस की तारीख भले ही पुरानी हो, लेकिन कुर्ते के साथ पहनने के लिए यहाँ खवातीन की पसंद चूड़ीदार पजामे या सलवार ही रहे, जब तक सरहद पार से प्लाजोस ने दस्तक नहीं दी। भारतीय लड़कियों और खवातीन का प्लाजो से पहला बड़ा तारुफ 2014 में हुआ, जब एक प्राइवेट टीवी चैनल ने पाकिस्तानी सीरियल्स दिखाने शुरू किए। 2016 में इन सीरियल्स को दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों का वास्ता देकर ऑफ एयर कर दिया गया, लेकिन तब तक तो ये प्लाजोस
भारतीय लड़कियों के दिल और अलमारी दोनों में जगह बना चुके थे। पाकिस्तान से ये सीरियल आए और क्योंकि वो इतने पॉपुलर हुए और लड़कियां भी खूबसूरत अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो जाहिर है सब चाहते हैं कि हम भी इसको पहने। इंस्पिरेशन भले ही सरहद पार से आई, लेकिन अब प्लाजोस पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग चुके हैं। नए और यंग डिजाइनर्स इन पर तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। Be it a short kurti, be it a long kurti, I love to pair them with plazos, heavy plazos, printed plazos. I try to put in all kind of plazos. They can go with top, with kurtis and with suit also. ऑफिस गोइंग लेडीज भी मुझसे ये चीज़ मांग रही हैं, जो हमारे पास हर कलर में, हर प्रिंट में, चाहे आप गुजराती प्रिंट ले लो या बंधेज में ले लो। फैशन की फिजा का क्या है, जाने कब बदल जाए, लेकिन भारत में फिलहाल इसका रुख इस स्टाइलिश और आरामदेह लिबास की तरफ ही है। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। कंफर्ट और फैशन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, प्लाजो पैंट्स। और जनाब, आज अमेरिका में हैलोवीन का त्यौहार मनाया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया ने इस मौके पर व्हाइट हाउस में बच्चों के साथ ये त्यौहार मनाया। सदर ने तरह तरह के कॉस्ट्यूम पहन कर आने वाले बच्चों में चॉकलेट्स और टॉफ़ियाँ तकसीम की, और ट्रंप इंतज़ामिया के एहलकारों के लिए भी ये अपनी मसरूफियात से हट कर हंसने मुस्कुराने का मौका था। अमेरिकन रिटेल फेडरेशन के मुताबिक इस साल हैलोवीन की डेकोरेशन, कॉस्ट्यूम्स और कैंडी पर अमरीकी रिकॉर्ड $9 अरब खर्च करेंगे। और आपने देखा कि हैलोवीन के लिए वाइट हाउस को कैसे सजाया गया था। उसमें मकड़ियों के जो जाले हैं वो नज़र आए, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरह के झांचे जो हैं वो भूतों के, वो भी वहाँ पे रखे गए। लेकिन एक तारीख़दान कहते हैं कि वाइट हाउस में सिर्फ नकली नहीं, असली भूत भी रह चुके हैं। बहुत से लोगों के लिए हैलोवीन का मतलब है तरह तरह के मलबूसात पहनकर भेस बदलना और बच्चों को ट्रिक और ट्रीट या कैंडीज इकट्ठी करने के लिए लोगों के घरों में लेकर जाना। लेकिन हैलोवीन के नाम के साथ भूतों और मरे हुए लोगों की भटकती हुई रूहों का ख्याल भी जहन में आता है। तारीखदान एडवर्ड लेंगल के मुताबिक इन रूहों का दुनिया की मकबूल तरीन इमारतों में से एक व्हाइट हाउस पर भी साया है। इस इमारत में भूत दिखाई देने का पहला मालूम वाकया 16वें अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन के कत्ल के बाद 1860 की दिहाई में सदर यूलिसिस ग्रांट के दौरे हुकूमत में पेश आया। एडवर्ड का कहना है कि यहाँ उस वक्त इब्राहिम लिंकन और व्हाइट हाउस में फौत होने वाले उनके बेटे की रूहें देखी गईं। कुछ और कहानियां भी सामने आईं जिनके मुताबिक इब्राहिम लिंकन की बीवी को अमरीकी खाना जंगी के दौरान व्हाइट हाउस में भूत दिखाई देते थे, जबकि उन्हें अपने कमरे में एक रोज साबिक अमरीकी सदर एंड्रयू जैक्सन के भूत के कहे भी सुनाई दिए। ज्यादातर कहानियां खाना जंगी और 1930 की दहाई के दौर की हैं। 1897 साल 1897 में 25वें अमरीकी सदर विलियम मैकनली के दौर में व्हाइट हाउस का एक पुलिस अफसर पौधों के लिए बनाए गए ग्रीन हाउस के पास से गुजर रहा था कि उसे वहां एक रोशनी नजर आई। जब वो उसे देखने के लिए ग्रीन हाउस में दाखिल हुआ तो वहां उसने एक खूबसूरत औरत को देखा। जब उस पुलिस ऑफिसर ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो गायब हो गई और उसके साथ रोशनी भी। व्हाइट हाउस के कुछ भूतों के बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को बार बार दिखाई दिए। उनमें अब्राहम लिंकन का भूत भी शामिल था, जिसे देखने का दावा विंस्टन चर्चिल तक ने किया। ताहम दूसरी जंग अजीम के बाद कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। 1948 to 1952, उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि 1948 से 1952 के दरमियान व्हाइट हाउस का अंदरूनी हिस्सा गिरा दिया गया था और उसकी नए सिरे से तामीर हुई थी। एडवर्ड का कहना है कि व्हाइट हाउस में भूतों की मौजूदगी के तो कई किस्से हैं, लेकिन इन मखलूकात ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और वैसे नए जमाने के सदूर और उनके खानदान इन बातों पर यकीन भी नहीं करते। वो तो सिर्फ मेहमानों के साथ हैलोवीन का लुत्फ उठाते हैं। निकोलिटा एलिच के साथ सहर माजिद, उर्दू VOA। और ये था आज का व्यू 360। कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।